आज के लिए नमस्कार। देखिए, मेरे पीछे सूर्य उदित हो गया है और आसमान में बादल किस प्रकार छिटक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और वातावरण में इसके बादल की जो छटा है वह दिखाई दे रही है। कल मौसम कुछ ठंडा था, आज मौसम में कुछ परिवर्तन है। आज के इस यांत्रिक युग में, आधुनिकीकरण में, मोबाइल से भरे युग में, वर्षों पुरानी हमारी लोकोक्तियाँ जिनको हमें बचपन में सिखाया गया, पढ़ाया गया और हमारे मस्तिष्क में उसको अंगीकृत कराया गया, आज वह सभी गौण हो गए हैं। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था। वह आदमी की बुद्धिमत्ता के लिए या प्रयास करने के लिए था, मगर आज वह कुछ धूमिल सा पड़ता जा रहा है। हालांकि मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं कबीरदास जी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकूं, मगर समय के परिवर्तन के दौर में मैं जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप भी मेरी भावनाओं को समझने की चेष्टा करेंगे। तो साथियों, एक दोहा कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। चूँकि ये जो उक्ति है आज से 50 साल पहले तक के हमें जब प्राथमिक शिक्षाओं के दौरान पढ़ाया गया था तो इस उक्ति को हमें दिखाया गया था, मगर बीते 30 वर्षों में इतना परिवर्तन हो गया है कि प्रकृति में यह जो चीज़ थी सिमट गई है और दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। हाँ, कभी यदि मौका पड़ा तो इस लोकोक्ति या इस दोहे के साथ जो घटित हुआ है वह मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें यही कहा गया है कि निरंतर अभ्यास करने से एक जड़मति, मतलब जो व्यक्ति नासमझ है वह भी ज्ञानवान हो जाता है। जड़मति होत सुजान, जो किसी चीज़ को समझने में सक्षम नहीं है उसको जड़मति कहते हैं। मंद बुद्धि है वो भी विद्वान बन जाता है, सुजान। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी के जैसे घिसने से एक पत्थर की शिला होती है। पहले कुएं होते थे गांव में पानी के लिए, और कुएं की मुंडेर पर लकड़ी या पत्थर जमा दिया जाता था जिस पर बाल्टी को डाल करके अंदर से पानी खींचा जाता था। तो उस रस्सी जो बनती थी वो कपड़े के सूत की होती थी। उस रस्सी के प्रहार से या उसके घिसान से उस पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाते थे। तो इसलिए कहा कि सिल पर पड़त निशान। तो इसी प्रकार यदि एक मंद बुद्धि व्यक्ति हो तो वह भी निरंतर अभ्यास करते रहे तो वो भी महाविद्वान बन जाता है ना। ये उक्ति थी। तो आज के धरा में हम देखें तो कुएं विलुप्त हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए हैं? क्योंकि कुओं की जो गहराई होती थी 30 से 50 फीट ही हुआ करती थी और चौड़ाई जो थी वो भी 20 से 25 फीट रहती थी। और यानी ज़मीन पर जो पौधे नहीं काटे गए थे, पेड़ पौधे बहुत थे, तो पौधों के कारण जल स्तर बना रहता था भूमि में, और उस के कारण जो भूमिगत जल था वो ऊपरी स्तर पर ही मिल जाता था। तो जगह जगह कुओं का निर्माण किया जाता था। तो अधिकतर देखेंगे आज से 30 साल पहले के जो किसान हैं उनके खेतों में, प्रत्येक के खेत में 1 या 2 कुआं आपको मिल जाएगा। ये सिंचाई का माध्यम था, पेयजल के संकट का निवारण भी था कि कुएं से ही
जल मिलता था और वही सिंचन के भी काम आता था और वही हमारे लिए पेयजल के रूप में भी उपलब्ध होता था। परंतु आज दौर बदला। मैं देखता हूँ कि बहुत 40-45 साल पहले प्रथम बार मेरे जन्म स्थान वाले गांव में एक हैंडपंप खोदा गया। उससे लोग पानी लेने के लिए कतार लगाने लग गए, क्योंकि ना उस हैंडपंप से रस्सी की ज़रूरत थी और ना ही बाल्टी की, और ना ही कुएं में एक और संकट होता था कि कभी कभी लोग मुंडेर पर लकड़ी रखी हुई जिस पे पैर रख कर के खींचते थे तो वो टूट जाती थी या कभी बाल्टी गिर जाती थी, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ता था। तो यह भी एक बड़ी समस्याएं थी। तो इससे लोगों को निजात मिल गई। लगा कि एक संसाधन ऐसा आ गया, एक ये वैज्ञानिक खोज थी जिसने हमें बिना किसी परिश्रम के जल उपलब्ध करा दिया। इसके पूर्व का युग भी देखा था दोस्तों मैंने। आज जहाँ 400-500 फीट में भी कहीं पानी प्राप्त नहीं होता है, ये जो मेरे पीछे बह रही है यह नदी को मैंने कभी सूखते हुए नहीं देखा, मगर मेरे साथ आप देखेंगे कि मार्च के महीने के आते आते ये नदी का सारा जल तिरोहित हो चुका होगा। तो इसी तरह है, ये बात ही कहने का मतलब यह है कि जो आज के वैज्ञानिक वैश्वीकरण के दौर में जो परिवर्तन हुए हैं वह मनुष्य के अंदर ही नहीं हुए हैं। इसका परिणाम प्रकृति में जीव जो विचरण करते हैं सभी की जीवन शैली में परिवर्तन आया है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि इससे सिर्फ एक मानव ही गुजर रहा है, क्योंकि उस समय जो मेरे पीछे जो भूमि दिखाई दे रही है इसमें से कृषि के समय भी लोगों के पास संसाधन नहीं होते थे। जो दूर बिजली के खंभे आप देख रहे होंगे, गांव में बिजली नहीं थी तो कुछ चंद किसान गांव में 2 या 4 लोग ही सिंचाई के द्वारा कुएं में एक मोट होता था जिसका से बैलों के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी निकाल करके सिंचन किया जाता था। तो 1-2 किसान होते थे जो 5-10 क्विंटल, जिसने गेहूँ पका लिया वो 10 गांव तक के फेमस हो जाता था, प्रसिद्ध हो जाता था कि भाई फलाने व्यक्ति फलाने पटेल अमुक के यहाँ इस साल 20 क्विंटल इतना गेहूँ पैदा हुआ है। क्योंकि उस समय गेहूँ पैदा करना कठिन था। युग बदला, समय का दौर बदला, फिर ये जो आने वाले समय में लोगों ने बिजली को समझा, बिजली का उपयोग किया, तो आप जानते हैं कि बिजली पानी और कोयले से ही निर्माण की जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब का असर हमारे जीवन पर भी पड़ा। तो उधर सुदूर जहाँ बिजली बनती थी वहाँ बिजली को पैदा करने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया, पानी को रोका गया, बांध बनाए गए और उस पानी को एकत्र करके उसका उपयोग बिजली के निर्माण के लिए किया गया। दूसरी ओर विद्युत को बनाने के लिए कोयले की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि पानी अकेला कुछ नहीं करेगा। तो बड़े बड़े खदान आए, कोयले के खदान खोदे गए और जहाँ से कोयला निकाला गया। और एक हमारा जो वैश्वीकरण का दौर है उसमें एक परिवर्तन हुआ, बिजली बनी, बिजली का उपयोग लोगों ने जाना। पुनः सर्वप्रथम तो लोगों ने कोई विवाह वगैरह इत्यादि कार्यों के समय ही हमारे अपने गांव में 3-4 दिन के लिए बिजली का उपयोग करते थे। फिर सन 87, 88, 89 के दौर में एक विद्युतीय व्यवस्था जो थी सामान्य वितरण प्रणाली में वो की गई हमारे गांव में। तो उस दौरान पूरे गांव में धीरे धीरे विद्युत से जोड़ा गया। फिर विद्युत के उपयोग सिखाए गए। पहले तो मात्र रात्रिकालीन बल्ब जलाने तक ही सीमित था, तो कम विद्युत का उपयोग होता था। फिर लोगों ने के जीवन में एक क्रांति आई,
टेलीविज़न आया 84-85 के दौर में, उससे दूर दराज की खबरें और सब कुछ दिखाई देता था, तो लोगों के मनोरंजन के विधा में भी परिवर्तन आया। इसके पहले तो बड़ा ये था कि लोग गांव में छोटी छोटी मंडलियां होती थी, गीत भजन इत्यादि में अपने रात का मनोरंजन कर लिया करते थे। कहीं पर कीर्तन होता था, कहीं रामायण इत्यादि से आदमी अपने मनोरंजन को पूरी कर लेता था। और कोई सक्षम व्यक्ति होता था तो वो रेडियो को सुन करके, या लोग समूह में रेडियो सुना करते थे। पहले पंचायतों द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पंचायतों द्वारा गाँव में, ग्राम पंचायतों में एक रेडियो दिया गया था, जिसमें शाम को सब लोग बैठ जाते थे और विभिन्न रेडियो पर समाचार सुनते थे। ये सन 70 का दौर था। इसी दौर में एक बात और बताऊं मैं, आज जैसे हम हमारे जेब में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलते हैं कि हम बाइक इत्यादि को ड्राइव करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, तो उस समय रेडियो चलाने के भी लिए लाइसेंस लगता था। मेरे पिताजी जो तो अब दूसरी दुनिया में चले गए हैं, अभी है नहीं, मुझे याद आया कि पोस्ट ऑफिस में हर महीने की 3 तारीख को जमा करने के लिए जाते थे, क्योंकि लाइसेंस के लिए पहले हमें एक शुल्क जमा करना पड़ता था, जिसकी अदायगी पोस्ट ऑफिस में होती थी। और वो जो कहने का मतलब एक पासबुक के नुमा वो था, तो वो मेरे यहाँ रखा हुआ था। 80 के दौर में कहीं उसको ना सब्जी में रद्दी में फेंक दिया गया। मगर आज लोगों के लिए बहुत कठिन दौर लगेगा, कैसे लोग होंगे, हैं? क्योंकि आज जिस मोबाइल पर मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, इसमें रेडियो भी दिया गया है, परंतु मैं बताऊँ आज को, मैंने आज तक के इसको खोल कर देखा नहीं है। तो ये बताइए, जीवन से रेडियो विलुप्त हो गया, घड़ी विलुप्त हो गई। और जिस तरह से मैं आपको कबीरदास जी की बात कर रहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये उक्ति ही बदल गई, क्योंकि ना आज कुएं बचे हैं, ना रस्सी बची है, ना सिलाएं बची है, क्योंकि आज तो हमारे घरों के सामने नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, नगरीय निकाय हो, नगर निगम हो, महानगर पालिका हो, महानगर निगम हो, इनने जो है ना घर को पानी के लिए मतलब पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिससे हमारे घरों में पेयजल उपलब्ध हो जाता है और अन्य कार्यों के लिए भी। तो आज की पीढ़ी को ना कुआं मालूम है, हाँ गांव में पता है, मगर हम बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता या कोई अन्य शहरों की बात करें जो महानगर की ओर तब्दील है, वहाँ तो लोगों ने कुआं शब्द ही बोलना छोड़ दिया ना। हाँ, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी को पिछले 50 साल का कैसे इतिहास बता पाएंगे। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जो मैं कहीं गांव में घूमने जाऊंगा, उस दिन आपको ज़रूर वो दृश्य बताऊंगा कि ये कुआं होता था और इस पर जैसे रस्सी चलती थी और इससे ऐसे निशान पड़ते थे। क्योंकि तो वो आज, क्योंकि हमारे सामने तो आज सुजान तो नहीं रहे और वो विद्वान भी नहीं रहे जो सिर्फ रट्टा मार के लोकोक्तियों के जरिए अपनी बातों को कहा करते थे। आज तो गूगल बाबा के सामने सिर्फ इतनी ही करना है आपको कि बस एक लाइन में आपका प्रश्न डाल दीजिए और वह आपके लिए उत्तर खोज देता है। तो यह बहुत बड़ी ये नहीं है, पहले पढ़ करके आदमी को चतुर और सुजान बनने के लिए अच्छी शिक्षा या अच्छी बौद्धिक क्षमता को बनाए रखना पड़ता था। आजकल व्यक्ति बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं है। हाँ, आज का जो ये यंत्र है, मोबाइल यंत्र, 5,000 रुपये में भी उपलब्ध है, और 5,000 से लेकर के 5 लाख में भी उपलब्ध है, और शायद मैं करोड़ भी कहूँ तो कम है। तो इसमें क्या होगा कि मैंने कोई अपने दिमाग में चल रहे घुमड़ रहे प्रश्न को यदि गूगल पर डाल दिया तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। तो आज चतुर और सुजानता जो कहा गया है वो भी विलुप्तिकरण की ओर हो गया है। मगर क्या हमें ज़रूरी नहीं है। आज हम इतने ये हो गए हैं कि मतलब अपने प्रति क्या कहूँ लापरवाह हो गए हैं कि 10 लोगों का हम मोबाइल जो है, जो हमको एक दूसरे से जोड़ता है, उसके भी नंबर हम याद नहीं रख पाते हैं कि किसका क्या नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे मोबाइल में एक
विशिष्ट मेमोरी मिल गई जिसमें हम 500 नंबर ये कर लेते हैं। कभी ये घूम जाता है ना, तब हमारे लिए कैसे परेशानी का सबब बनता है ये, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निपट चुका हूँ। कभी फॉर्मेट हो गया गलती से, कोई गलत स्विच दब गया, कभी कुछ हो गया, तब जो परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं, कई चीज़ें हमारी जो संचित निधि है, क्योंकि आजकल कागज़ों पे लिखा नहीं है, आजकल सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं बची है। क्यों? जब मोबाइल मेरे पास पहली बार आया था, वो 2003-4 का दौर होगा, आज से 22 साल पहले, तब सिर्फ है ना, हम एक दूरसंचार का ही माध्यम था, इससे उपयोग कर पाते थे, बात कर पाते थे। उसके बाद उसमें कुछ अगला समय आया, मल्टीमीडिया का सेट आया, जिसमें हम गाने इत्यादि सुन सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे और छोटी सी अपनी तस्वीरें खींच सकते थे। इसके बाद 3G आया, 4G, 5G और ये 6G का युग चल रहा है। इसमें आज की जनरेशन के पास जो है वो पीछे कल्पना से परे है। मगर क्या है, हम क्या अपने पूर्वजों को झुठला सकते हैं? जी नहीं। आज जहाँ भी हम खड़े हैं, ये उनकी मेहनत का ही प्रतिफल है जो हमें मिल रहा है, और हम उस प्रतिफल के परिणाम को आज जी रहे हैं। हम में से जैसी जैसी क्रांतियाँ हुई, ये नहीं है क्रांति एक ही प्रकार की नहीं हुई कि देश में जो हमारा देश गुलाम था, उसको जब आज़ाद कराया और जो लोगों ने उसमें योगदान दिया, वो लोग भी क्रांतिकारी कहलाए, जिसमें भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और भी अनेक नाम लिए जाते हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, क्योंकि एक और दोहा याद आया मैंने, किस किस को याद करे, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, चैन से सोइए। तो मतलब किसी को नाम ले करके, किसी को इंगित करने पर ऐसा होगा कि मैं किसी का समर्थक होऊंगा, मगर समर्थन की भी बात आज नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं हैं। मगर हाँ, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे ही वैश्विक क्रांति के दौर में आज हर जगह परिवर्तन हुआ है। हमारे गांव में पहले कच्ची सड़कें होती थी राहत कार्य की, जिसमें बैलगाड़ी चलती थी। आज बैलगाड़ी भी विलुप्ति की कगार पर है। मैं राजधानी से, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, देश की राजधानी से 900 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के लगभग दूर निवास करता हूँ। और आज मैंने जहाँ जन्म लिया है, उस जगह पर है ना, इतने ट्रैक्टर हो गए हैं कि शायद ही 10 लोगों के पास होंगी जो बैलगाड़ियाँ टूटी फूटी जीर्णावस्था में, जिनकी फ़ोटो हम संग्रह कर लें आज, तो शायद हमें एक विद्या या एक चीज़ प्राप्त हो सकती है कि यह ऐसा कभी दौर था जिसमें यह बैलगाड़ियाँ लोगों के संसाधन के रूप में कार्य करती थी। अन्यथा दिनों दिन परिवर्तन होते चला जा रहा है। उसी तरह साइकिल का दौर था। मेरे पिताजी मुझे साइकिल से बिठा करके 60 किलोमीटर की यात्राएं करते थे। एक अच्छा माध्यम था। गांव में 2 या 3 लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, और साइकिल के माध्यम से वे अपना जीवन का सफ़र ये करते थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि 55 साल की उम्र होने के बाद ही मेरे यहाँ पे एक मोटरसाइकिल खरीदी गई थी। इसके पहले सारा काम साइकिल से होता था। और आज मेरे घर में बच्चों ने आंखें नहीं खोली, उसके पहले मोटरसाइकिलें और दूसरे संसाधनों का उपयोग उन्हें करने को मिल गया। तो यह समय का दौर के हैं या कुछ और, ये नहीं कह सकते। मगर आज जो है ना, मुद्रा पर भी बात करूँगा, तो मुद्रा का भी चलन प्रचलन बहुत दूर हो गया है। आज मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, मैंने अपने जीवन में एक नया पैसा, जिसको आप सुनते हैं आज, मोबाइल का जो आता था बिल, उसमें रहता था पहले कि 1 पैसे में 2 मिनट बात कर लो, ये कर लो। तो उस पैसे के जो सिक्के हैं 1 पैसे के, उस पैसे से मैंने
लेन देन किया है, विनिमय किया है। और 2000 का नोट आज जो सबसे बड़ा था, बंद था, हो गया, उससे भी विनिमय किया है। मगर एक दौर आप लोगों को शायद नहीं मालूम कि ये 1000 का जो नोट है, ये तो अभी ये दूसरी बार बंद हुआ। इससे पहले भी एक बार 7वें दशक में ये नोटबंदी हो चुकी है। तो ये कोई नया कार्य नहीं है, समय के दौर की बातें हैं। आज हमारे पास कितने संसाधन हो गए। आज भारत भी अपने जाकर चांद के ऊपर अपना दावा कर रहा है। मगर हम एक तरफ देखें तो ये खेत जो वर्षा आधारित है, देखिए ये यहाँ पे आपको कोई ट्यूबवेल, कोई कुआं दिखाई नहीं देता है। मगर ये जो मेरे पीछे बहने वाली नदी है, इसमें आज से 8 या 10 दिन बाद लोग अपने मोटर इंजन रख देंगे और यहाँ से पानी लेकर यहाँ पर सिंचाई कर चुके होंगे, भूमि को गीला करेंगे, इसमें चना, सरसों इत्यादि कुछ डाल देंगे और ये नदी सूख जाएगी। तो हम इस प्रकार अपने जीवन के संसाधन के लिए जिस तरह उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हमें संसाधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हमें न्यूनता दिखाई देती है, क्योंकि जल स्तर फिर नीचे चला जाता है। तो इसलिए कुएं विलुप्त हो गए कि लोगों के जो सक्षम हैं उन्होंने ट्यूबवेल करा लिए। चूँकि ट्यूबवेल की जो गहराई होती है 300 से 500 फीट होती है, और जब जो चीज़ स्वाभाविक है कि 300 फीट गहरी हो गई है, तो जो फिर 60 फीट 70 फीट है तो उसका सूखना स्वाभाविक है। इस तरह कुएं जो है आज नष्ट हो गए हैं। तो हम यही कहते हैं कि समय के दौर के जब परिवर्तन आता है तो एक चीज़ दूसरे में समाहित हो जाती है। तो आज उसी तरह जैसे कभी मोटरसाइकिल का युग आ गया है, पहले उतनी साइकिलें होती थी। आज कोई व्यक्ति साइकिल के पंचर को बनाने के लिए जब हम ढूंढा करते हैं तो साइकिल का पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि साइकिलें तो मिल गई है, मगर साइकिलों के जो कारीगर थे वो धीरे धीरे मतलब अपनी उम्र को पूरी कर गए और इस विद्या की ओर लोगों का नई पीढ़ियों में ध्यान नहीं दिया गया। तो यह जो है सिमटती चली गई। नए नए संसाधन के साथ लोगों ने अपने आप को जोड़ना और विकास करना समझ लिया है। और आज का युग कहें तो आधुनिकीकरण का युग है, मशीनों का युग है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि हम जो घरों में बैल और गाय इत्यादि पालते हैं, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। बातें बहुत की जा सकती है, क्योंकि पहले की जो पारंपरिक गायें रहती थी वो अधिकतम 1 लीटर दूध देती थी और भैंसें 3-4 लीटर दूध देती थी। आज अच्छी अच्छी नस्लें वैज्ञानिकों के द्वारा पैदा की गई, गाय भी 20 लीटर दूध दे देती है, भैंस भी 20-30 लीटर दूध दे देती है। 20-30 लीटर का मतलब समझे, पहले 10 जानवरों को पालना और उसकी देख रेख करना और उससे फिर इतना सब कुछ संसाधन लगा करके ये अर्जित करना, उतना ही अर्जन आज 1 या 2 गाय भैंस से हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन हो गया है। तो आज का दौर जो है, कभी हम सोचते थे, मैं आपसे विद्युत की बात करता था, आज सबसे ज़्यादा आज दौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि विद्युतीकरण या विद्युत से चलने वाली अभी जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ रही है। मगर विद्युत ऐसे पैदा नहीं होती है। विद्युत के लिए जो है ना तीव्र ईंधन का प्रयोग होता है। तो ईंधन के रूप में पारंपरिक कोयला भी जलता है, और जलता है तो उससे कहीं ना कहीं कार्बन उत्पन्न होगा, उत्सर्जन होगा, और कार्बन होगा तो वातावरण का जो ओजोन परत पर गर्त में जाएगा ही जाएगा, छिद्र होगा ही होगा। और उसकी दूसरी ओर यहाँ आज से 15 साल भी पीछे जाते हैं, मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ यहाँ खड़े रहने की ये नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत घना झाड़ियाँ हुआ करती थी, जो लोगों ने यहाँ आसपास से काट कर अपने ईंधन के रूप में पिछले 5-7 सालों में उपयोग कर लिया है। तो यह दशा हो गई है। तो लोग है ना अधिक की चाह में कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन हो, ज़्यादा खेत हो, ज़्यादा उपज को प्राप्त करें, इसलिए लोगों ने अपने इनको जो है इनका उपयोगित भूमि का उपयोग के लिए उन्होंने इस तरह
भूमि को ये करना ये किया। तो कृषि भूमि यदि बढ़ रही है, तो मैं जिस दौर में था तो उस दौर में कहते थे कि भारत की जनसंख्या 48 करोड़ है। जब मैंने अपने पूरी ये मतलब हाई स्कूल में मैं पढ़ा करता था, तो उस दौरान कहते थे कि भारत की जनसंख्या 48 करोड़ है। उस समय डॉलर भी 13 रुपये करीब हुआ करता था, और आज डॉलर कहाँ जा रहा है। तो समय की मांग है सब कुछ। तो उसके साथ परिवर्तन भी हुए हैं, और परिवर्तन को हम स्वीकार करते हैं। आज पहले कहते थे कि लोग दूर देश में जाना चाहते थे, हैं, तो उसके लिए संसाधनों का उपयोग करते थे। आज धीरे धीरे ज़मीन से कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल गायब हो गया है, और जीवाश्म ईंधन की जगह विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम विद्युत का निर्माण करते भी हैं तो किसी न किसी जगह पर, चाहे हम यूरेनियम से बिजली बनाएं, तो यूरेनियम क्या है, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वप्रथम उससे परमाणु बम जो बनाया गया था, है, तो जिससे हिरोशिमा और नागासाकी आज विश्व के सामने अटल रूप से खड़ा है। तो यह परमाणु बम बनता है तो उसमें कितनी तीव्र ऊर्जा होती है। अभी हमारे देश में भी कुछ जगह पर परमाणु विद्युत बनाई जाती है। दक्षिण भारत में हमारे मध्य प्रदेश में भी स्थित है, एक दो जगह का नाम है मुझे ज्ञात, तो राजस्थान में है। तो जब परमाणु से बिजली बना रहे हैं तो इसका भी जो रेडिएशन होता है ये तो वातावरण में कहीं ना कहीं छूटता है ना ऊपर, हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। हम एक जगह उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसका दूसरी जगह हम दुरुपयोग करते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ एक जैसा ही चले। तो जिसके लिए जितनी ऊर्जा खर्च होनी है होती है, होगी ही। तो जो हमारा विनिमय है या विनिमय का माध्यम है, हम उसको देखें तो आज विनिमय में बहुत तरलता आ गई है। जिस मैं मोबाइल में बात कर रहा हूँ, आज यह मोबाइल से हम लेन देन करते हैं। तो पहले कहते थे कि प्लास्टिक की मनी चलेगी, लोग प्लास्टिक मनी नहीं समझ पाए। आज जो तो ये प्लास्टिक मनी भी आजकल गायब हो चुकी है, समझ लें। पहले कोई भी दुकान में जाते थे, हम अपने एटीएम कार्ड से भुगतान कर लेते थे, तो उससे ये लगता था, लोग कहते थे कैसे प्लास्टिक के नोट आएंगे, जलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। तो ये क्या था, एटीएम कार्ड प्लास्टिक मनी थी। उसके बाद तो आज इससे भी तरल हो गया है, यूपीआई से लेन देन होने लग गया है। और यूपीआई क्या है? ये तो सीधा सीधा माध्यम है ना, ट्रांजैक्शन हो जाता है। हम कुछ लिए, स्क्रीनशॉट देखा हमने, क्यूआर कोड स्कैन किया या नंबर पे किया और तुरंत ये कर दिया। तो बैंकों की लंबी लंबी कतारें गायब हो गई है। हमारे जेब में रखने वाले पैसे, आज बैंकों की बात करें, आज एटीएम में मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास में 10 एटीएम थे, जिसमें से 8 बंद हो गए हैं, और 2 में भी हमें मुद्राएं नहीं मिल पाती है। तो हम आज मुद्रा का अभाव कह लें, या फिर आज के समय में मोबाइल की जो क्रांति है, यूपीआई की तेज़ी कह लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो मैं आपको एक उक्ति और सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने देखा होगा, ये पानी की टंकी, मेरे बाएं ओर दिखाई दे रही है आपको। तो ये जितनी ऊंची पानी की टंकी है ना, उतने ही ऊंचा पहले गहरा कुआं होता था, और मैं आज कुएं से ही शुरू हुआ था। तो आज ये पानी की टंकी ऐसी हमारे यहाँ पे 3-4 बन चुकी है, और इसमें पहले पानी संग्रह किया जाता है और फिर वाल के माध्यम से छोड़ करके लोगों तक के पहुँचाया जाता है। तो कबीरदास जी के साथ चालू हुआ था। तो कबीरदास जी ने आदमी के जीवन के लिए एक दोहा और कहा था कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। मतलब हम देख रहे हैं कि वो कहते थे कि इतने भी बड़े मत बनो कि अपने आसपास के लोगों को भूल जाओ, क्योंकि खजूर के पेड़ को देखते हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी ऊंची होती है, और नीचे कहीं उसकी छाया भी जहाँ गिरती है उसकी छाया में भी कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता, और उसके जो फल है उसको भी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये लोकोक्ति हमें यही देती थी, हमें एक इंगित या इशारा करती थी कि हमें किसी भी स्थान पर रहो मगर अपने आसपास अपने लोगों से इतने हिल मिल कर रहो, अपना भाई बंधु तो भाईचारा बना के रखो कि समय पड़ने पर तुम्हें इन्हीं की मदद मिलेगी। अपने आप को इतना ऊंचा या अपने ऊंचाई पर मत सिद्ध करो कि लोग तुमको छू भी ना सके और तुम भी किसी के काम ना आ सको। तो बंधुओं, आज के समय में, आज के इस दौर में आपने मेरी भावनाओं को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की। आप मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे भविष्य में, तो इसका मैं आपका एक तरह से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे विचारों के साथ रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं अपने सहृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, और ऐसे ही हमारी मुलाकातें और बातें होते रहेगी। नमस्कार।